आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस समय मौसम जो है दिन में तो अच्छे है, पढ़ाई के लायक है, ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है। रात में ठंडी है फिर भी, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा आप सभी लोगों को, क्योंकि अगर आपको 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सब प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यूपी पीजीटी, एमपी सेट, दिल्ली, ट्रिपल एसबी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपीएससी, यूपीपीएससी, अनिसंघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपका पीजीटी यानी प्रवक्ता, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इत्यादि जो है किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही सहायता प्राप्त होगा। ये क्लास आप सभी के लिए इन परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहयोगी एवं उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। आइए देखते हैं आज आप सभी के प्रश्न उत्तर में क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब को ये क्लास जो रेगुलर चल रही है आप सभी को पसंद आया होगा। और आप लोग अभी कुंभ का प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो हमारे कुछ प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हो सकता है स्नान वगैरह किए हों और वहाँ के बारे में जान रहे हों। प्रयागराज में कुछ जो मेला का आयोजन है, कुछ दर्शनार्थी जो है आपके हताहत भी हुए हैं, क्योंकि मेला में कुछ भगदड़ वगैरह हो गया था किसी कारण। तो आप लोग फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और वैसे जिसके घर के लोग हताहत हुए हैं वो हम लोगों की संवेदनाएँ उनके प्रति है, उनको जो है ताकत मिले, बल मिले इस दुख की घड़ी में, हम लोग यही कामना करते हैं। और हम लोगों का जो काम है अपना सेवा भाव, अगर आप लोग कोई प्रयागराज में हैं तो सेवा भाव से लगे रहिए, जो है इन दर्शनार्थियों या श्रद्धालुओं के प्रति आप अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए हैं, आप जो भी प्रयागराज से हैं और हम तो अयोध्या से हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का आप लोगों का प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 1, क्योंकि इन सब के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप एक बेरोज़गार युवक या युवती रहेंगे तो आपको कोई आज के समय में कोई क्या जो है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, क्योंकि आप सब यहाँ यूजी पीजी और बीएड एमएड नेट जेआरएफ क्वालिफाई भी कुछ लोग होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी के लिए हैं। तो आप सभी को बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ लोग तो इसमें हमारे फेमिलियर भी होंगे, बीवी बच्चे वाले भी होंगे, तो आप लोग काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। फिर भी लेकिन हम लोग एक मनुष्य क्या है, सोशियोलॉजी के हम लोग छात्र हैं, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। ये आज का प्रश्न नंबर 1 आप सभी का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जनजातियों को भौगोलिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आपके ये जो जनजातीय हैं, ठीक है, कह रहा भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, इनको कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा 5 क्षेत्र में, ऑप्शन बी कह रहा 7 क्षेत्र में, ऑप्शन सी कह रहा 9 क्षेत्र में, ऑप्शन डी कह रहा 10 क्षेत्र में। तो आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई बराबर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते। जनजातियों जो जनजातीय टॉपिक है आपका, अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात, ये आप लोगों के टॉपिक का है प्रश्न। यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे भी जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, और क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में इनका जनजातियों का भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है या विभाजित किया गया है, आप लोग बताइए। तो इनका वर्गीकरण या विभाजित इनको 5 क्षेत्रों में किया गया है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ये 5 क्षेत्र ही ना ऑप्शन है, तो आप लोग इसको नोटिस करते हुए चलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी और पेन लेके बैठे होंगे और क्लास शुरू होने से पहले ही आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे और क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आप लोग जो एक लाइक करते हैं ना, जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इससे मुझे आप लोगों की प्रतिक्रिया से ये समझ में आता है कि आपको आगे क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप बताएंगे नहीं अपनी बातें तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप सभी को कैसा क्लास चाहिए, आने वाला किस टॉपिक पे चाहिए, प्रश्नोत्तर चाहिए, क्या चाहिए। तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं जिनका भी पीजीटी का एग्ज़ाम है और आप लोग मई जून वाला यूजीसी नेट जेआरएफ का देंगे ही और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका अप्रैल में चला गया लगा ही है, तो ये आप सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि किसी एक विशेष ये एग्ज़ाम के लिए क्लास है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न उत्तर है ना, आप लोग देखते होंगे ये प्रश्न उत्तर आपके पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं। किसी अन्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न देखिए आपको मिलते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो आप इस प्रश्नों को पाते भी होंगे और मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं या बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आप किसी भी स्टेट से हों तो ये क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भौगोलिक दृष्टि से। प्रश्न नंबर 1 और 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ये देखिए आपका हिमालय क्षेत्र है, पहला आपका जो आता है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा जो आता है ये जो बंटवारा किया गया है ये मध्य भारत क्षेत्र आता है और तीसरा आपका आता है दक्षिण भारत क्षेत्र और चौथा जो आपका आता है दक्षिण भारत क्षेत्र आपका तीसरा हो गया और चौथा आपका पश्चिम भारत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चौथा पश्चिम भारतीय क्षेत्र हो गया और पांचवा आपका क्षेत्र जो है दक्षिण भारत तथा द्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारतीय और द्वीपीय क्षेत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पर थोड़ा लिखते नहीं बनता, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपके जो ये हैं ये सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीजा शंकर गुहा, इन्होंने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। आप लोग स्पेशली नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार बन रहा पूछा जा रहा है। आपके कौन, डॉक्टर बीजा शंकर गुहा, इन्होंने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का प्रजातियों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आपका डॉक्टर बीजा शंकर गुहा को। ठीक है, आगे अगला देखिए जो 5 क्षेत्र हैं आपके उत्तर व पूर्व की जनजातियाँ जो होती हैं, तो उत्तर पूर्व की जनजातियों में कौन से राज्य आते हैं, आप नोट कर लिए। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, अमन की जो उत्तराखंड हो गया है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और अगला जो आपका मध्य क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में आपके मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, गुजरात इत्यादि प्रदेश सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, जो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे घना क्षेत्र आता है मध्य क्षेत्र, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या जो 50% से ऊपर की जनसंख्या जो निवास करती है वो पाई जाती है जनजातियों का ये मध्य क्षेत्र में, जिसमें आपके मुंडा, बिरहोर, जुआंग, भूमज, संथाल, उराव, कमार, भतरा, भील, गोंड इत्यादि जनजातियाँ पाई जाती हैं मध्य क्षेत्र में। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और आपका अगला जो दक्षिण क्षेत्र आता है, यह कौन सा, दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, ये तीसरा नंबर है आपका दक्षिणी क्षेत्र, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस क्षेत्र में आपका दक्षिण में आप लोग जान ही रहे हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, आंध्रा है आपका, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी, ये दक्षिण क्षेत्र में आ जाए। ये दक्षिण क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये टोडा, कोटा, नायर, पुलियन प्रमुख जनजातियाँ यहाँ का। और भाषाई देश से भी जनजातियों को बांटा जा चुका है, आप लोग जान ही रहे हैं। भाषाई देश से 2 प्रकार से जनजातियों को बांटा गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भाषाई देश से जनजातियों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक है, ये 2 प्रकार कौन कौन से आपके, ऑस्ट्रोएशियाटिक अथवा आस्टिक यानी कि कहा जाता है। और अगला तिब्बतो चाइनीज़ अथवा सिने टिबेटियन, यानी कि जो पहला हो गया जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक
यानी कि ऑस्ट्रिक, जिन्हें निषाद परिवार भी कहा जाता है। और ये जो दूसरा है तिब्बतो चाइनीज अथवा चीनी तिब्बतियन, इसे किरात परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय देश से भारतीय जनजातियों को जो है 3 मानव जातियों के रूप में समूह में रखा गया है। आप सभी को ये पता है, पढ़ ही रखे हैं आप लोग, जिसमें एक निग्रिटो आता है, दूसरा प्रोटो एस्ट्रोलाइट और तीसरा मंगोलॉइड आता है। ठीक है, तो ये मंगोलॉइड इस रूप में आपको बांटा जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आपका समझ में आ गया होगा आप सभी को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कहता है। प्रश्न उत्तर नंबर 2, ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, इसलिए आप लोग जो है लापरवाही ना कीजिए। यदि आपको 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो क्लास को ज़रूर देखिए और क्लास से नोट्स बनाते रहिए। कापी पेन लेके बैठे होंगे आप, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी पेन लेके बैठे। ये आप लोगों से मैं क्लास में ही हर क्लास में बोल देता हूँ ताकि आप लोगों से छूटने ना पाए क्लास। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है वनों के संरक्षण हेतु वन विभाग की स्थापना कब किया गया। ठीक है, जो वनों के संरक्षण हेतु ये वन विभाग की स्थापना कब किया गया ये कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सन 1878 में, ऑप्शन बी कह रहा है सन 1855 में स्थापना किया गया इसका, ऑप्शन सी कह रहा है सन 1865, ऑप्शन डी कह रहा है आपका डी आखिरी सन 1894 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि वन की ये स्थापना कब किया गया। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। देखिए आप लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा ये, क्या ऑप्शन बी 1855 में। ठीक है, आप सबका ये वनों की जो स्थापना किया गया है सन 1855 में, वन विभाग की स्थापना ये। और ये आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें नोट करते जाइएगा। सन 1865 ईस्वी में पहला वन कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1865 में पहला वन कानून बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि वन कानून जो है सबसे पहले कब बनाया गया था, तो सन 1865 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें सभी सन दिए गए हैं, ऑप्शन सी देखिए ना 1865 दिया गया है तो बनाया गया था। और सन 1878 में क्या किया गया है, ये आप ऑप्शन ए देखिए, ये भी है, नोट करते जाइए। इसमें जो ऑप्शन दिए गए रहते हैं ना वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है आपको, ऐसे नहीं कि इधर उधर के फालतू के ऑप्शन दे दिए गए रहते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिए, सन 1878 में एक कानून बनाया गया था जिसके द्वारा जनजातियों को वनों में प्रवेश करने, पशुओं को चराने आदि कामों पर रोक लगा दिया गया था। ऐसे कार्यों को जो है करने पे जो आदिवासी थे यानी कि जनजात थे उनको दंड का प्रावधान उनके लिए किया गया था। ठीक है, जो 1878 में बनाया गया। लेकिन बाद में ये सारे प्रावधान जो है भारत सरकार द्वारा प्रथम वन नीति जब 1894 में, ये ऑप्शन डी देखिए, सन 1894 क्या प्रथम वन नीति घोषित किया गया, बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया, ये भारतीय वन अधिनियम 1927 जो एक बनाया गया, भारतीय वन अधिनियम 1927, इसमें क्या किया गया कि इनके ये जो प्रावधान किया गया था ये शक्तिशाली रूप से संरक्षित जो किया गया था। इसमें क्या किया गया था, संरक्षित कार्यपालिका, राजकीय व भारतीय वन सेवा अधिकारी, रेजेंट्स, फास्टर, वन चौकीदारों आदि की व्यवस्था की गई थी। इन सबको जो अवैध वन के काम में रोके गए थे। लेकिन इसमें फिर क्या हुआ, सुधार करते हुए क्या किया गया, सन 1935 में, सन 1935 में आपके भारतीय अधिनियम में वन को राज्य सूची का विषय बनाया गया। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो है भारतीय अधिनियम में वन को राज्य विषय की सूची कब बनाया गया, तो सन 1935 में बनाया गया। आप लोग नोट किए गए कर लिए, जो सन 1950 ईस्वी तक ये भारतीय संविधान में राज्य सूची में रखा गया। ठीक है, सन 1950 तक बनाया, 1935 में बनाया गया, 1950 तक रखा गया। आप लोग नोट करते हुए। और सन 1976 ईस्वी में जब 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, सन कब, 1976 में, कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, अब ये वन जो है क्या कहते हैं, समवर्ती सूची की श्रेणी में डाल दिया गया आता है। ठीक है, तो वर्तमान समय वन समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय वन नीति 31 मई आज़ादी के बाद की बात हो रही है, अब ध्यान दीजिए, जो है राष्ट्रीय वन नीति 31 मई 1952 को यह स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति थी। और इसमें जो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम वन मंत्री कौन थे, आप लोगों को पता होगा, ये कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वन मंत्री कन्हैयालाल
मणिलाल मुंशी थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये नोट कर लीजिए, जिनको शार्ट में के एम मुंशी कहा जाता है। इन्होंने जो है सबसे पहले वन महोत्सव की शुरुआत किया था, के एम मुंशी आपके। ये प्रश्न बन रहा है ना कि सबसे पहले वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था, तो ये आपके के एम मुंशी ने किया था। ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा इम्पोर्टेंट के रूप में। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वन नीति 1952 में जब बनकर तैयार हो गया, तो इसमें जो जनजातियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया था और कुछ इनको रियायतें और सुविधाएं अवश्य जो है दी गई थी। तो रियायतें और सुविधाएं दी गई थी वो किस प्रकार के दिया गया था, ये आप लोग सुनते चलिए और हो सके तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा, तो सुनने से ही आप लोगों के काम की चीज़ें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहला इन्होंने क्या किया गया था, इनके सुविधाएं जो इनको जनजातियों को प्राप्त किया गया था, इसमें क्या किया गया था, आवश्यक कामों जैसे खेती, पीने के पानी के लेने की इनको सुविधा प्रदान की गई थी जनजातियों को, यानी कि जो वनवासी थे कह सकते हैं, वनवासी या आदिवासी या जनजाति जो भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हें वहाँ से वनों से ईंधन हेतु सूखी लकड़ियाँ लेने की भी सुविधा थी, यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ, खाना बनाने के लिए, ठीक है। और खेती हेतु नहरों और कुओं की खुदाई की भी सुविधा इनको प्रदान की गई थी। वनों में निःशुल्क पशु चराने के लिए, यानी कि अपने जो गाय भैंस बकरी बकरा जो भी रखते थे ये लोग, चराने की सुविधा थी निःशुल्क। घरेलू कृषि कार्यों के लिए ये लोग मिट्टी या पत्थर लेने की छूट भी इनकी थी। घरों का निर्माण ये लोग और मरम्मतकार खेती उपकरणों के लिए भी लकड़ी, बांस बल्ले आदि की ये इनको प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त थी। और संरक्षित जीव हैं समुदाय को छोड़कर, जैसे जो संरक्षित जीव हैं, जैसे जो शेर हैं, हाथी हैं, हिरन हैं, इन सबको छोड़ के बाकी ये लोग जो छोटी शिकार की इनकी भी छूट थी। छोटे शिकार में क्या, जैसे मछली वगैरह पकड़ने की, ठीक है, अपने जीवन यापन करने के लिए इसकी छूट प्राप्त थी। और वन की भूमि पर जो कृषि करने की भी इनको छूट प्राप्त दिया गया था। इसके अतिरिक्त भी कुछ सुविधाएं के बावजूद जो जनजातियों को इससे जो इतने सुविधाएं प्राप्त हुए थे, इसमें भी जनजातियों को इससे भी असंतोष नहीं हुआ, ठीक है। ये अपने मांगों के लेके अग्रसित होते रहे, क्योंकि ये वनों पे जो जनजातीय समुदाय था उस समय के, वनों पे अपना पूर्ण स्वामित्व की मांग कर रहे थे, ठीक है, ये पूर्ण स्वामित्व चाह रहे थे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए यूएन ढेबर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। यूएन ढेबर के नेतृत्व में 28 अप्रैल सन 1960 में जनजातीय व वन से संबंधित अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कौन सा आयोग कहा जाता है, आप लोग बताइए, ढेबर आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो ढेबर आयोग का जो मानना था, क्या मानना था कि जो जंगलों के असली मालिक हैं वो जनजातीय ही हैं, अतः इनके पूर्णतः उपयोग की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा ढेबर आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब जो ढेबर आयोग की सिफारिश थी, जो जनजातियों को पूर्ण उस पर अधिकार देने की बात किया गया था, लेकिन सरकार जो थी, वर्तमान सरकार, अस्वीकार कर दी थी, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हुआ, सन 1980 में डॉक्टर BK राय बर्मन के नेतृत्व में पुनः एक समिति का गठन किया गया इसी वन नीति को लेके। देखिए, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वनों की जो है वन विभाग से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है हर बार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग लापरवाही ना करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रही है इसमें नोट करते जाइए। मैं आपको कहानी के रूप में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, सन 1980 में डॉक्टर BK राय बर्मन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ढेबर आयोग की सिफारिश को इसने भी उचित ठहराया। जो ढेबर आयोग की सिफारिश थी ना कि आदिवासियों को पूर्ण जो है स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए, इसी सिफारिश को जो डॉक्टर BK राय की बर्मन समिति का नेतृत्व था जो बनाया गया, तो उसने भी इस सिफारिश को जो है माना और कहा ये उचित है, इनको मिलना चाहिए। लेकिन जंगल के जनजातियों को सब देने की इसने भी बात की, लेकिन इस समिति का सिफारिश भी सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसको भी नहीं माना गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और आपके जो ये क्या कहते हैं बर्मन राय हैं, इन्होंने ये प्रथम मानव शास्त्री हैं, इनके बारे में नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। बर्मन राय प्रथम मानव शास्त्री हैं, ठीक है। ये भूटान सीमा पर निवास करने वाली टोटो जनजातियों का इन्होंने अध्ययन किया था, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और आपका जो ये नोट में आप लोग एक नोट कर लीजिएगा ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहा है आपका नोट में। आप लोग देखिए यहाँ नोट का ऐसे लिख लीजिएगा नोट, ठीक है, कहीं साइड में,
और उसको जो है नोट करते हुए चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपके एक हैं ललिता प्रसाद विद्यार्थी, एलपी विद्यार्थी, जो छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियों पर इन्होंने औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव को लेके अध्ययन किया था। ठीक है, ये औद्योगिक मानवशास्त्र यानी कि इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी के जो है जन्मदाता माने जाते हैं आपके एलपी विद्यार्थी महोदय। इन्होंने जनजातियों के विकास और जनजातीय उपयोजना यानी कि ट्राइबल सब प्लान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, उसकी अवधारणा दे रखा है। ये विद्यार्थी जो थे आपके एलपी विद्यार्थी महोदय, ये बिहार के यानी कि जो वर्तमान झारखंड में चला गया एक पहाड़ी जनजात मालेर का है। जो मालेर है उसका अध्ययन इन्होंने कर रखा है। ये पूछा जा चुका है, प्रश्न बन चुका है कि मालेर जनजातियों का अध्ययन किसने किया था, तो एलपी विद्यार्थी ने किया। ठीक है, जो क्या कहते हैं कि मालेर अध्ययन किया और इस बारे में जोर दिया कि किसी भी जनजात समुदाय का अध्ययन प्रकृत मानव आत्मा संकुल के आधार पर किया जाना चाहिए। किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रकृत मानव आत्मा संकुल के आधार पर। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि प्रकृति से तात्पर्य क्या है? जो पारिस्थितिकीय ढांचे से है, जो किसी समाज की सांस्कृतिक को प्रभावित करती थी। पारिस्थितिकीय ढांचा जी है ना, जो उसके रहन सहन खान पान अन्य सांस्कृतिक ढांचे को ना प्रदान करती है, उसी को सांस्कृतिक ढांचा कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जनजात किसी न किसी क्षेत्र में निवास करती है, जिसका प्रभाव उनकी जीवन शैली पर पड़ता है। मानव से तात्पर्य जनजातीय विशेष में परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था, उसके मतलब रहन सहन, उठना बैठना, खाने पीने, रीति रिवाज की बातें कर रहा है। जिसमें आत्मा से तात्पर्य उस जनजात में विद्यमान देवता से, जैसे मालेर में गौसिया नामक देवता का निवास करता है। मालेर जनजात में कौन से नामक देवता निवास करता है? गौसिया नामक देवता। ये आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि विद्यार्थी जो आपके एलपी विद्यार्थी महोदय थे, इन्होंने विद्यार्थी के पवित्र नगरी गया के अध्ययन द्वारा पवित्र संकुलन, ठीक है, पवित्र संकुलन यानी कि जिसे सीक्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा विकसित किया, यानी पवित्र संकुलन के 3 तत्व इन्होंने बताए हैं आपके: धार्मिक भूगोल, धार्मिक प्रतीक और धार्मिक विशेषक। ठीक है, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसका? एलपी विद्यार्थी महोदय का। कौन सी पुस्तक है? ये द सीक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। इसे इन्होंने 1961 में लिखा है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट्स में मैं बताया ना, आज की नोट में आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और इन्होंने द मालेर 1963 में लिखा है। और क्या लिखा है? सिम्पोजियम ऑन द सीक्रेट कॉम्प्लेक्स इन इंडिया 1974 में लिखा है। अगली पुस्तक इनकी द सीक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ काशी 1978 में लिखा। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। और ये प्रश्न नंबर 2 आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मैं कोशिश यही रहता है कि आपको जो प्रश्न इसमें है विस्तार से उसको बता दूं, ताकि वहाँ से प्रश्न अगर आ जाए उस टॉपिक से तो आपका प्रश्न गलत ना हो। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आप सभी का प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 कह रहा है कि कुकी एवं मैठी किस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? कुकी एवं मैठी किस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। तो आपका बता रहा है ये नागालैंड। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो कुकी एवं मैठी किस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, इसको आप सब बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 3 भी। तो आप लोग प्रश्न उत्तर नंबर 3 बताइए, ये कहाँ की जनजातियां हैं? कुकी एवं मैठी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुकी एवं मैठी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या? ये ऑप्शन सी, ये कुकी एवं मैठी जो प्रमुख जनजातियां हैं, ये मणिपुर की जनजातियां हैं। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन सी। ठीक है, ये मणिपुर की जनजातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। और ये जो नागालैंड है, आप ध्यान दीजिएगा, ये नागालैंड जो प्रदेश है, यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? ये नागा और नबुई नागा। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और मिजोरम की प्रमुख जनजातियाँ क्या है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये ऑप्शन बी मिजोरम की प्रमुख जनजातियाँ। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ आपका लाखर है, पावी है, मीजो है। ठीक है, और मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ क्या हैं, आप इसको भी नोट कर लिए। मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ आपकी गारो, खासी, मिकिर हैं, जैंतियाँ। ठीक है, ये मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर आपको समझ में आ गया होगा।
आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा, प्रश्न उत्तर नंबर 4। ठीक है, ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एक भी ना छोड़िएगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा आने वाली परीक्षाओं में। आपका प्रश्न नंबर 4 कराइए, जुआंग जनजाति। जुआंग जनजाति का अध्ययन किस विद्वान द्वारा किया गया है? ठीक है, जो जुआंग जनजाति है इसका अध्ययन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए कह रहा है एन के बोस, ऑप्शन बी कह रहा है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी कह रहा है एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी कह रहा है इमाइल दुर्खिम। एन के बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे यानी श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिए कि जो है जुआंग जनजाति का अध्ययन किस विद्वान द्वारा किया गया है। तो जुआंग जनजाति का अध्ययन ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जुआंग जनजाति का अध्ययन आपके इनके बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस द्वारा किया गया है। ठीक है, जुआंग जनजाति का अध्ययन, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो गया। और आपका ये जी.एस. घुरिये महोदय हो गए। ठीक है, क्या जी.एस. घुरिये महोदय। और कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे आपके जी.एस. घुरिये महोदय हैं, इन्होंने महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, महादेव कोली जनजाति का ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और आपके एस.सी. दुबे महोदय जो हैं ये कमार जनजातियों का अध्ययन कर रखा है, पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न। आपके इमाइल दुर्खिम जो है अरुणा की जनजातियों का अध्ययन कर रखा है। ठीक है, अरुणा जनजातियों के भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपके जो है पढ़ रखे हैं, आपके सिलेबस के थिंकर हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप लोग गलत ना कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट में जैसे आपके रिवर्स महोदय हो गए, ये पूछा गया टोडा जनजातियों का, नोट में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें तो नहीं, आप लोग इसे नोट करके ना नोट कर लीजिएगा अलग से। ये नोट में क्या नोट करेंगे इसमें, जैसे टोडा जनजातियों का अध्ययन किसने कर रखा है, रिवर्स महोदय ने कर रखा है। जरना जातियों का अध्ययन रेडफील्ड महोदय ने कर रखा है। मालय जनजाति अभी मैंने बताया है एल.पी. विद्यार्थी महोदय कर रखे हैं। ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। और आपका ये क्या नाम है, रेमरफत महोदय मवारी और टोकोपिया जनजातियों का अध्ययन किया है। रूट बेंडिक महोदय टोबो क्वाल्टियल जनजातियों का अध्ययन किया है। रेडक्लिफ ब्राउन थांगू बांटू जनजातियों का अध्ययन किया है। अमेरिकन इंडियन जूनी का जो है क्रोवर महोदय ने अध्ययन कर रखा है। मिलोस्की ने टोरबियांडा द्वीप समूह के जनजातियों का अध्ययन किया है। मैंडलबाम ने कोटा जनजातियों का अध्ययन जो है, और मार्गरेट मीड महोदय सिमाओ जनजातियों का अध्ययन, आर के मार्टन जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं होपी जनजातियों का अध्ययन किया है। और आपके मॉर्गन जो है इन्होंने अमेरिकी जनजाति, ये भी अमेरिकी समाजशास्त्री है ना आपके मॉर्गन महोदय, इन्होंने इराक्यूस आजीवा जनजातियों का अध्ययन किया है। ठीक है, भील का आपके टी.बी. नायक महोदय जो भारतीय सोशलाजिस्ट, इन्होंने अध्ययन कर रखा है। तो ये लोग इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, या मत सोचिएगा कि ये जो है एक प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ। एक प्रश्न देखिए मैंने कितने आपके क्वेश्चन बना दिए, तैयार करा दिया इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं खुद आप लोगों को बिना कहे ही जो है नोट कराता चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न है आपके है वही बता रहा हूँ, नहीं, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं ना, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से हमारे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों को 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो इन सभी चीज़ों को बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और क्लास बराबर रेगुलर करिए। एक बार समझ में ना आए तो क्लास को बार बार देखिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो आप देखे होंगे जितने भी अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे जो सलाहकार होंगे, आपको बताएंगे कि आप लोग एक ही किताब को बार बार पढ़िए, एक ही जो है क्लास को जो है बार बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ऐसा ना कीजिएगा कि आप लोग 100 किताब को एक बार पढ़िए, नहीं, अगर आपको सफलता पाना है, रिजल्ट पाना है, तो एक किताब को आप 100 बार पढ़िए, ना कि 100 किताब को एक बार। ठीक है, आप लोग प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। सभी देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 5 आपका करा, जनजातियों के संदर्भ में आत्मसात की नीति। ये आत्मसात की नीति की बात कर रहे हैं कि एसिमिलेशन पॉलिसी, ठीक है, की बातें किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा की गई है। नोट करते हुए चलिएगा, ये की गई है। ठीक है, आत्मसात की नीति जनजातियों के संदर्भ में किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करा वेरियल एल्विन महोदय, आपका ऑप्शन बी करा जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी करा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न नंबर 5 का आंसर जी दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 5।
तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये क्या है? जीएस घुरिये यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय जो है ना आपके, ये है आपके जनजातियों के संदर्भ में आत्मसात की नीति की बात जो है, एसिमिलेशन पॉलिसी की बातें यही करते हैं। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जीएस घुरिये महोदय आप जाने रहे महाराष्ट्र के महादेव कोली जनजातियों का अध्ययन कर रखा है इन्होंने, मैंने पहले ही बताया। ये महादेव कोलीज पुस्तक की इन्होंने रचना भी किया है। पुस्तक का नाम है द महादेव कोलीज, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू शब्द कह के संबोधित किया है, यानी कि बैकवर्ड हिंदूज। ठीक है, आप लोग एक सब इम्पॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बने हैं, नोट करते हुए चलिएगा। इन्होंने हिंदू समाज में पूर्णतः आत्मसात कर लेना जीएस घुरिये महोदय कहे हैं। इन्होंने कहा कि आत्मसात की नीति का इन्होंने एसिमिलेशन पॉलिसी, ये पूछा जा चुका है कि आत्मसात की नीति किसकी है, यानी कि एसिमिलेशन पॉलिसी का सुझाव किसने दे रखा है, तो आपके ये जीएस घुरिये महोदय हैं। ठीक है, और अगला ऑप्शन आपके जो हो गए ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू है ना, इन्होंने आपका ऑप्शन सी जो है ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या कहते हैं, इनकी क्या विचारधारा है? जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब लोग जान ही रहे हैं, कांग्रेसी रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जनजातियों के संबंध में ये एकीकरण की नीति की यानी इंटीग्रेशन पॉलिसी का जो सुझाव दिया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने ही दिया था। ठीक है, यानी कि एकीकरण की नीति इंटीग्रेशन पॉलिसी का सुझाव किसने दे रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैं प्रश्न बना के बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि इसी नीति के अनुसार जनजातियाँ अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए विकास की दौड़ में शामिल होते हैं और उनके अनुकूल सुविधाएं प्रदान किया जाना चाहिए। आपके जवाहरलाल नेहरू की जो है अवधारणा है। भारतीय संविधान में इसी नीति के अनुसरण किया गया है और नेहरू द्वारा जो है जनजातियों के विकास के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम का जो है बनाया गया है। उस 5 सूत्रीय कार्यक्रम को पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। 5 सूत्रीय कार्यक्रम पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। अगर जनजातियों से संबंधित ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि पंचशील का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपको एकीकरण के सिद्धांत के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो पंचशील सिद्धांत के तहत क्या आ जाता है, आप लोग बताइए। तो इसमें है ना लोगों का नंबर 1, आप लोग नोट करते हुए चलिए। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार है ये नंबर 1। क्या कहते हैं नंबर 1? लोगों का विकास उनकी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं हमें उन पर कोई भी चीज़ लादने की प्रवृत्ति के बजाय उनकी परंपरागत कला संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन पे अपनी जो है चीज़ों को लादना चाहिए उनके ऊपर। और अगला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, भूमि तथा जंगलों में जनजातीय अधिकार को सुरक्षित रहने देना चाहिए। ये पॉइंट 2। और पॉइंट 3 क्या है? हमें जनजातीय सदस्यों की टीम को तैयार एवं प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वो प्रशासन और विकास के कार्य में जो है भागीदारी कर सकें, यानी कि उनको पढ़ाई लिखाई के साथ जोड़ना चाहिए, यानी उनमें शिक्षा का प्रसारण किया जाना चाहिए। ये नेहरू जी कह रहे हैं आपके। अगला पॉइंट जो 4 नंबर पॉइंट है क्या है? अगला पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि हमें उन क्षेत्रों में अति प्रशासन, ये आपके कौन कह रहे हैं? अति प्रशासन नेहरू जी कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए और योजनाओं को बहुलतापूर्वक उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और जो अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि हमें जो खर्च की राशि है जो मानचित्र बनाना चाहिए, तो उनके गुण धर्म के आधार पर बनाना चाहिए। ठीक है, जनजातियों के। तो ये है आपके। और ऑप्शन ए आपके हो गए ये वेरियर एलियन। तो इनकी क्या जो अवधारणा इस मामले में क्या रहा है? एलियन महोदय कहते हैं जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए उनके जो अलग थलग नीतियां हैं, यानी कि जिसको ये आइसोलेशन पॉलिसी कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न, आइसोलेशन पॉलिसी किसकी है, यानी जिसको अलग थलग की नीतियां कहते हैं, तो ये आपके जो है वेरियल एलियन महोदय का है। ठीक है, इन्होंने इस मामले में कहा कि राष्ट्रीय उपवन यानी नेशनल पार्क घोषित करने पर जोर दिया है और कहा इस नेशनल पार्क घोषित करके इन क्षेत्रों पर यानी कि बाहरी लोगों को जो प्रवेश है उस पर रोक लगाए जाने की बात करते हैं। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी ये जो हो गए क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं पूरी तरह गलत साबित हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 से क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपका कह रहा है कि सांसी किस प्रदेश की जनजाति है? नोट करते हुए चलिएगा। ये जो सांसी है ये किस प्रदेश की जनजाति है, आप लोग बताइए। ये प्रश्न जो है आपका
ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। खाली देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो सांसी किस प्रदेश की जनजात है, आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन ए कह रहा पंजाब की जनजात है, ऑप्शन बी कह रहा हरियाणा की, ऑप्शन सी कह रहा उत्तराखंड, ऑप्शन डी कह रहा मिजोरम की। तो सांसी किस प्रदेश की जनजात है, आप लोग बताइए। सांसी किस प्रदेश की जनजात है, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो आपका ये सांसी जो है ना पंजाब की जनजात है, पंजाब प्रदेश की यानी पंजाब राज्य की जनजाति है। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए इसको। ये देखिए मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको भी, ताकि आप लोग भूलें ना, आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इन सबको। बाकी हरियाणा पंजाब ये सब आप लोग जान ही रहे हैं। क्या कहते हैं, मिजोरम की जनजातियों के बारे में पढ़ रखे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी पीछे मैंने जनजातियों के बारे में विस्तार से बताया है। तो प्रश्न नंबर 7 आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 7, क्योंकि ये सब के प्रश्न जो है सभी प्रश्न आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस जनजाति में कन्या वध के कारण बहुपति विवाह पाया जाने लगा। यानी जो जनजात है ये कौन सी जनजात ऐसी है जिसमें कन्या वध के कारण जो है बहुपति विवाह पाया जाने लगा था, कन्या वध के कारण। जिसमें ऑप्शन ए खासी व नागा जनजात, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी टोडा। तो ये क्यों कह रहा है बहुपति विवाह कन्या वध, यानी कन्या वध के कारण जो है लड़कियों की संख्या कम हो गई, तो मजबूरी में जो पुरुष थे पुरुष अधिक हो गए, लड़कियां कम हो गई, तो बहुपति विवाह की नीति चल गई। मतलब बहुपति विवाह, एक पत्नी के कई पति। ठीक है, जब लड़कियों की संख्या कैसा ऐसा क्यों हुआ, कन्या वध के कारण। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न उत्तर नंबर 7 का आंसर अब तक आप लोगों को दे देना चाहिए क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी क्या है, टोडा जनजात। ठीक है, ये टोडा जनजात। नोट इसमें ऑप्शन डी भी एक होना चाहिए, ऑप्शन डी तो दिख ही नहीं रहा है हमको। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, तो फिर भी आप लोग नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन डी भी कोई जनजात उसी में रख देंगे आपको। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या है, ऑप्शन ए ये प्रश्न ना कह रहा कन्या वध के कारण बहुपति विवाह कहाँ पाया जाता है, तो टोडा जनजात में। खासी व नागा क्या है, इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए जो है खासी व नागा जनजात में ये इस जनजात में शिकार नृत्य करते हैं। इस जनजात के लोग शिकार नृत्य पाया, जिसमें नागा लोग किसी मनुष्य के सिर का शिकार करके लाते हैं तथा उसे बड़े उत्साह के साथ नाच गाना करते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना, जो नागा होते हैं आपके ये किसी मनुष्य का शिकार करके लाते हैं, उसका सिर पहनते हैं और खूब नाच गाना करके उत्साह मनाते हैं। और आपका ऑप्शन बी ये थारू जनजात, इनकी क्या कल्चर वो रहेगा, ये जो थारू जनजात जो जयंतीय जनजात में भी ये शिकार नृत्य पाया जाता है। थारू और जनजातीय जनजात में भी इसमें भी पाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं ना ये लोग जंगली जानवर को थकाकर शिकार करते हैं, यानी किस प्रकार उन्हें थकाकर शिकार करते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये नृत्य करते हैं थारू जनजात के लोग भी। ठीक है, और ऑप्शन ए बी सी टोडा हो गया, और आपका ऑप्शन सी टोडा हो गया, और ये ऑप्शन इसको डी एक ऑप्शन यहाँ आप लोग शामिल कर लीजिए। क्या ऑप्शन डी शामिल कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी जैसे आप मान लेते हैं उरांव जनजात। ठीक है, उरांव जनजात आप लोग सही से लिख लीजिएगा, इस पे लिखते नहीं बनता, उरांव जनजात। ठीक है, तो उरांव जनजात है, तो इसमें जादू नृत्य करते हैं लोग। बसंत ऋतु में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्त्री पुरुष जो है मिलकर इसमें पुरुषों द्वारा जादुई नृत्य किया जाता है, क्योंकि उरांव नृत्य और उरांव के लोगों का जो मुख्य त्यौहार है वो सरहुल त्यौहार, इसे साल के पेड़ों पर फल फूल खिलने का भोज भी कहते हैं, धरती का विवाह भी कहते हैं ये लोग। अब नोट करते रखिए कौन, उरांव जनजात के लोग। और उरांव लोगों का एक अन्य पर्व है जिसे काला लोटा पर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें धान के पौधों में दाने पड़ जाने के समय मनाया जाता है। जब धान के पौधे जो लगाए जाते हैं तो उसमें जब दाने आ जाते हैं तब ये लोग उरांव जनजात के लोग काला लोटा शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और आपके थारू जनजात जान ही रहे हैं, ये विवाह का एक रूप इसमें चटकुला का पाया जाता है, जो थारू जनजात में ही हिंदुओं के पर्व को दीपावली के शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ये ऑप्शन भी है ना, थारू जनजात ये दीपावली के पर्व को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन लोग, ये थारू जनजात के लोग। और जो उरांव जनजातियों में एक प्रथा सबसे अधिक प्रचलित है, जो प्रश्न बन सकता है, उरांव जनजातियों की जो स्त्रियां होती हैं वो हल के स्पर्श नहीं करती, यानी कि हल
छूना इनके लिए मना होता है। मैंने ये ऑप्शन डी शामिल कर दिया ना, तो इसके बारे में जान लीजिए। उराव जनजातियों, ये उराव जनजातियों की जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो हल और बैल को नहीं छूती, इसमें मनाही होता है। ये सब प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 8, आपका प्रश्न नंबर 8 है ना। ये 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषक समाज की अवधारणा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषक समाज की, ये कृषक समाज की अवधारणा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषक समाज की अवधारणा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी कह रहा है ए.एल. क्रोबर, ऑप्शन सी कह रहा है जॉर्ज फास्टर, ऑप्शन डी कह रहा है आंद्रे बिन्ते। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट करिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय। ये कृषक समाज की अवधारणा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके ये रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, क्योंकि ये आपके क्या ये इसको क्या कहते हैं, पिजेंट्री। ठीक है, पिजेंट्री की अवधारणा कृषक वर्ग यानी पिजेंट्री जिसको कह रहे हैं, कृषक वर्ग यानी पिजेंट्री की अवधारणा आपके जो दे रखा कृषक वर्ग यानी पिजेंट्री की अवधारणा, ये वुल्फ द्वारा दे रखा है। ये नोट में आप लोग नोट कर लीजिए, वुल्फ महोदय द्वारा। ठीक है, और जो आपके ये एक रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, ये तो एक अमेरिकी समाजशास्त्री है ना। ऑप्शन ए जो आपका आंसर है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। अमेरिकी और जो है सांस्कृतिक मानव शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज का औपचारिक रूप से अध्ययन की शुरुआत किया गया है। ये मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं आपके रॉबर्ट रेडफील्ड में। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत औपचारिक रूप से कृषक समाज का अध्ययन शुरू किया, क्योंकि रेडफील्ड महोदय द्वारा कृषक समाज का अध्ययन एक व्यवस्थित रूप से किया गया है, और ये कृषक समाज की अवधारणा के जनक रेडफील्ड महोदय को माना जाता है। और जो मैक्सिको के गांव का है अध्ययन इनका केंद्रीय रहा है। ठीक है, जो इन्होंने अपना केंद्रीय रूप से जो अपना अध्ययन किया मैक्सिको के एक गांव है उसी का। और रेडफील्ड जो है ग्रामीण, ये कहते हैं रेडफील्ड महोदय के अनुसार, वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, कृषि बोते हैं, उस पर कृषि करते हैं, जिनके जीवन का परंपरागत तरीके का एक भाग रहा, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं। मतलब ये कृषि कार्य तो करते हैं, लेकिन कुलीन, इनका ध्यान कुलीन वर्ग यानी नगरीय, यानी कुलीन वर्ग मतलब क्या, उच्च वर्ग, नगरीय वर्ग के मतलब जो नगरों में निवास करते हैं, संपन्न प्रभुत्व वर्ग, उनका ध्यान उधर भी रहता है कि वो लोग कैसे हैं। ठीक है, और उनसे प्रभावित होते हैं और उनके जीवन और ढंग को उन्हीं के समान ये अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी के समान सब ये रूप से जीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसी को रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय की जो पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा, इनकी जो पुस्तक है एक रॉबर्ट महोदय की, कौन सी पुस्तक है, पीजेंट, क्या है नाम नोट करिए, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। इसे इन्होंने सन 1956 में लिख रखा है। क्या, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। और इसमें इन्होंने कृषक समाज के 5 प्रमुख विशेषताओं का जो है बता रखा है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पहला बताते हैं इसमें पॉइंट वाइज। जैसे नंबर 1 ये कहते हैं आपके फील्ड महोदय कि कृषक समाज की उपेक्षिता एक समरूप यानी कि होमोजीनियस समाज है। कृषक समाज जो है एक समरूप रूप से होमोजीनियस समाज है। कृषक समाज क्या है, होमोजीनियस रूप से एक समरूप समाज है। ये किसने कहा है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने कहा है। ये प्रश्न देखिए यही बन गया। और अगला पॉइंट आपका है, जो दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लिए, क्या है, इसके सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। ये तो अभी पीछे ही बताया इन्होंने, सही बात है। और अगला तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कह रखा है आपके फील्ड महोदय, कृषक समाज एक अभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समुदाय है। सही बात है।
चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बता रखा, आप लोग नोट करते हुए चलिए। कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, यद्यपि उनसे अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है। मैंने अभी पीछे बताया ही आप लोगों को। अगला पॉइंट इनका पाँचवा क्या है, जो है पांचवा क्या अवधारणा है कृषक को लेके। ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता के लिए जाना जाता है। ये रॉबर्ट रेटफील्ड महोदय कृषक समाज को एक अवशिष्ट समाज यानी कि रेजिडुअल सोसाइटी के रूप में मानते हैं। ये पूछा जाता है, रॉबर्ट रेटफील्ड जो है कृषक समाज को अवशिष्ट समाज के रूप में कौन जानता है, तो रॉबर्ट रेटफील्ड महोदय। यहाँ से देखिए काफ़ी प्रश्न बन रहा है, इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको। रेजिडुअल सोसाइटी के रूप में मानते हैं, अर्थात क्या है, ग्रामीण समाज जो है, जो जनजातियां हैं, समाज को अलग अलग रूप से इनको मानता है, ठीक है। इसे ही कृषक समाज कहा जाता है, ये रॉबर्ट रेटफील्ड महोदय के अनुसार। और आपका अगला ऑप्शन जो ये क्या हो गए, BAL क्रोवर महोदय, ये ठीक है, AL क्रोवर महोदय के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दिए। ऑप्शन बी, ये औपचारिक परिभाषा इनका क्या है, ये जो है ये भी आपके लुई क्रोवर महोदय जो हैं, ये भी एक मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। और ये इनकी अवधारणा ये कहते हैं कि कृषक समाज अंश समाज या खंड समाज यानी कि पार्ट सोसाइटी है, और उसकी संस्कृतियाँ अंश या खंड संस्कृति यानी पार्ट कल्चर है। क्या है, पार्ट कल्चर है, ठीक है। तो ये क्रोवर महोदय और क्रोवर महोदय कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज यानी इंटरमीडिएट सोसाइटी भी कहते हैं, कौन, क्रोवर महोदय। और इसके एक और जनजातीय समाज है, तो दूसरी ओर नगरीय समाज है। ये इनके जो है क्रोवर महोदय की अवधारणा है। और अगला ऑप्शन आपके कौन हो गए, अगले ऑप्शन में आपके ऑप्शन सी जॉर्ज फॉस्टर महोदय हैं। ये कौन है, जॉर्ज फॉस्टर महोदय, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कृषक समाज के इनका जो है, ये कहते हैं कृषक समाज आधा समाज यानी कि हाफ सोसाइटी कहते हैं। कृषक समाज को हाफ सोसाइटी किसने कहा, आधा समाज, तो जॉर्ज फॉस्टर महोदय कहा। ये प्रश्न बन रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कहते हैं कि इनका जो इनके प्रति कृषक समाज के प्रति इनकी जो अवधारणा है, कहते हैं कि बृहद समाज, क्या, बृहद समाज जो दो हिस्सों से बनता है। पहले हिस्से में फसल उगाने वाले वर्ग को गाँव में रहते हैं, और दूसरे हिस्से में शहरी क्षेत्रों में रहने वाला उच्च वर्ग आता है। इनकी अवधारणा है ये, ठीक है, किसकी, जॉर्ज फॉस्टर की। और बृहद समाज का फसल उगाने वाले वर्ग से बनने वाला हिस्सा कृषक समाज अथवा आधा समाज कहलाता है। ये इनकी अवधारणा थी आपकी जॉर्ज फॉस्टर महोदय की। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी कौन है, आंद्रे बेंते महोदय। तो आंद्रे बेंते को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। इनकी जो 6 एस्से इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, तो इसी में ये इनकी पुस्तक है ना, 6 एस्से इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो कृषक की 3 विशेषताओं को इन्होंने इसमें बता रखा है। पहली विशेषता इन्होंने क्या बताते हैं, नोट कर लिए। पहली विशेषता ये बताते हैं आपके कि कृषक भूमि से जुड़ा होता है, सही बात है। द्वितीय बताते हैं कि ऐसा माना जाता है, इनका अवधारणा कि अधिकांश समाजों में कृषक को निम्न स्थिति में देखा जाता है। दूसरा ये बताते हैं आपके, ठीक है। और तीसरा कहते हैं कृषक को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। ये भी सही है आपका, तीसरा भी इनका जो है। तो क्योंकि उपर्युक्त जो जितनी भी बातें इन्होंने आंधे बिनते ने भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं मानते, बल्कि मिश्रित समाज यानी कि मिश्रित समाज यानी कि मिक्सड सोसाइटी कहते हैं। कौन, आंधे बिनते महोदय कृषक समाज जो भारतीय समाज है, इसको ये मिश्रित समाज यानी मिक्सड सोसाइटी के रूप में जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 8 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा, प्रश्न नंबर 9। सभी प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 यानी कि 9 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी है। कौन सी, ये औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी है, पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए डेनियल बेल कह रहा है, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी एलेन तुरेन जो है एलेन तुरेन, ऑप्शन डी मार्शल मैकलुहान। ये औद्योगिक समाज की अवधारणा किसकी है, आप लोग बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट। औद्योगिक समाज की अवधारणा किसकी है, तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सेंट साइमन महोदय हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वप्रथम औद्योगिक समाज की अवधारणा आपके सेंट साइमन महोदय ने दे रखा है। देखिए मैं आपको इसको घेरे में कर दे रहा हूँ हाईलाइट आप लोगों को, ताकि याद रहे। तो औद्योगिक
जो 1760 में ईस्वी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो नए समाज का विकास हुआ था, उसे ही सेंट साइमन महोदय औद्योगिक समाज कहते हैं, क्योंकि आपके सेंट साइमन महोदय औद्योगिक समाज कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपका एलेन तुरेन, मार्शल मैक्लुहेन, ठीक है, और आपके अगले डेनियल बेल महोदय हो गए। तो आपका ये डेनियल बेल महोदय जो ऑप्शन ए है, ये क्या कहते हैं औद्योगिक समाज को लेके, इनकी क्या अवधारणा देखिए। ये कहते हैं आपके कि डेनियल बेल जो एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, आप जान ही रहे हैं, तो ये भी एक संपन्न ही समाजशास्त्री रहे हैं अमेरिका जैसे संपन्न देश के। 1960 के दशक में जो ये डेनियल बेल हैं, ये कहते हैं उत्तर औद्योगिक समाज का जनक जो है इन्हीं को माना जाता है। आपके डेनियल बेल को उत्तर औद्योगिक समाज का जनक माना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेनियल महोदय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि उत्तर औद्योगिक समाज का जनक किसे माना जाता है, तो डेनियल बेल महोदय हैं। और आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या है, एलेन तुरेन, इनको भी नोट करते हुए चलिए, इनके बारे में इनकी क्या राय है औद्योगिक समाज को लेके। ये कहते हैं, ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं आपके 1973 के आसपास के समाजशास्त्री एलेन तुरेन महोदय हैं। इन्होंने द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक की जो है रचना किया, यानी कि इन्होंने द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा है। और सन 1974 में डेनियल बेल की जो पुस्तक आई थी, नोट कर लिएगा क्या, डेनियल बेल की जो ऑप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। डेनियल बेल की जो पुस्तक आई थी द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, तो ये डेनियल बेल की पुस्तक थी द कमिंग ऑफ पोस्ट सोसाइटी, क्योंकि डेनियल बेल जो है एक उत्तर औद्योगिक समाज के से जो तात्पर्य रखते हैं। और ये जहाँ ये क्या कहते हैं कि जहाँ केंद्रीय महत्व के रूप में संपत्ति व धन संपदा का स्थान ज्ञान ले लेता है और वह शक्ति व सत्ता का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है, ऐसे समाज में वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों की अपेक्षा सेवा प्रदान करने वाले उद्योग मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये इनकी अवधारणा है डेनियल बेल की, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। ये कहते हैं हमारे जीवन की शैली जो अभी तक भौतिक वस्तुओं के निर्माण और शक्ति संचालित मशीनों व कारखानों में आधारित है, वह तीव्रता से एक नई व्यवस्था में बदलती जा रही है, जिसमें उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार सूचना व ज्ञान बनता जा रहा है। इस नई व्यवस्था में श्रमिक वर्ग, यानी कि श्रमिक वर्ग कौन से श्रमिक की बात करते हैं, जो मिलों कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, जिनको ये उसके स्थान पे जो आपके श्रमिक सफ़ेदपोश कार्मिक वर्ग किसको कहते हैं, जो लिपिक तकनीकी विशेषज्ञ कंप्यूटर जानकार होते हैं, उसे सफ़ेदपोश जो है तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में या सफ़ेदपोश कार्मिक वर्ग के रूप में ये डेनियल बेल जानते हैं। ये सब प्रश्न बन रहा है यहाँ से ना कि सफ़ेदपोश कार्मिक लिपिक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कौन बातें करता है या किसके उदाहरण, तो ये आप लोग डेनियल बेल हैं, नोट करते हुए चलिए। ऐसे समाज में उद्योगपति व पूंजीपतियों के स्थान पर एक नए समाज यानी समूह वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर का जो है उदय हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार डेनियल बेल उत्तर औद्योगिक समाज में ज्ञान का समाज यानी कि नॉलेज सोसाइटी की बातें करते हैं, सूचना समाज, सेवा समाज यानी सर्विस सोसाइटी, और उत्तर की चीज़ यानी पोस्ट एग्रीकल्चर सोसाइटी जिसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से, कहाँ से, उत्तर औद्योगिक समाज में ज्ञान समाज यानी नॉलेज सोसाइटी, सूचना समाज, सेवा समाज, सर्विस सोसाइटी, और उत्तर कृषि समाज, पोस्ट जो है एग्रियन सोसाइटी। ठीक है, ये बातें कौन करता है, आपके डेनियल बेल महोदय करते हैं। और आपका ऑप्शन डी हो गया मार्शल मैक्लुहेन का, ये ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। ये क्या कहते हैं, ये विश्व समाज की अवधारणा इनकी है, यानी ग्लोबल विलेज की सोसाइटी की बातें कौन करते हैं, आपके मार्शल मैक्लुहेन। ये थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो काफ़ी समय हो जाएगा, तो प्रश्न आपका छूटने का चांस हो जाएगा। तो समय के 1 घंटे के अंदर कोशिश रहती है क्लास आप लोगों का पूरा कराने की, लेकिन कितनी भी जल्दी करता हूँ तो प्रश्न ही ऐसे आ जाते हैं जहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो एक लालच आ जाती है कि आप लोगों को विस्तार से बता दूं, जिसमें जो है प्रश्न आपका लंबा हो जाता है। हमारा आंसर आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, द फिलॉसफी ऑफ मनी। ये द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी नर्मदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी F.G. बेली। तो 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी नर्मदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी F.G. बेली।
तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर आपके ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल हो जाएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जॉर्ज सिमेल महोदय हो जाएंगे द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक, जो ये जर्मन विद्वान हैं आपके जॉर्ज सिमेल महोदय। ये 1858 और 1918 यानी 1907 ईस्वी में द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक इनकी आई थी आपकी, ठीक है, जॉर्ज सिमेल महोदय की, जिसमें मुद्रा का दर्शन की अवधारणा इन्होंने दे रखी है। ये प्रश्न ध्यान दें आप लोग, इम्पोर्टेंट है। मुद्रा का दर्शन की अवधारणा किसकी है? तो जॉर्ज सिमेल की है। नोट करते चलिए। मुद्रा व शहर में घनिष्ठ संबंध यानी शहर का वह क्षेत्र जहाँ मुद्रा का केंद्रीकरण होता है। यह अवधारणा किसकी है? जॉर्ज सिमेल का। नोट करते हुए चलिए। मुद्रा के आविष्कार ने समाज को गहरे रूप में प्रभावित किया। जिसको मुद्रा प्राप्त हुई उसके लिए तो प्रभु प्रकाश जो है यानी कि इम्फनी के रूप में आया, और जिसको नहीं प्राप्त हुआ उनके लिए संस्कृत की त्रासदी यानी ट्रेजिडी ऑफ कल्चर के रूप में आया। एकदम सत्य बातें हो रही है, जॉर्ज सिमेल सत्य बातें करें। आप लोग नोट करिए। आप लोगों को अब एक सोशियोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री, समाज का अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो ये प्रश्न आपकी ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, क्योंकि सारी आप हमारे बीच की बातें हो रही, समाज से जुड़ी हुई बातें। समाज की यह आम धारणा की मुद्रा के द्वारा व्यक्ति अपनी अधिसंग आवश्यकताओं की पूर्ति कर आसानी से कर सकता है। मुद्रा के द्वारा, धन के द्वारा, मनी के द्वारा, ठीक है। अतः पूंजीपतियों की संस्कृति जो है वो सिमेल वस्तुपरक संस्कृत यानी ऑब्जेक्टिव कल्चर कहते हैं। जॉर्ज सिमेल की जो अन्य अवधारणाएं है वो सामाजिकता यानी कि एसोसिएशन को लेके है। एसोसिएशन में इन्होंने क्या बताया? व्यक्ति के बीच निर्मित संबंधों को जिसमें व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सामाजिकता कहते हैं। यह समाज की आधार है, ठीक है। और रूढ़ धारणा यानी कि स्ट्रेटजी टाइप, ऐसा लोग विश्वास समूह स्वीकृत को अचल विचार या भावना जो सामान्यतः शाब्दिक और संवैधानिक होता है रूढ़ धारा कहलाता है। इसको कोई तार्किक आधार नहीं होता जिससे उसका परीक्षण भी नहीं हो सकता। और आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ये भारतीय ऑप्शन बी क्या है? नर्मदेश्वर प्रसाद महोदय हो गए ना। आप लोग नोट करते हुए चलिए, नर्मदेश्वर प्रसाद ऑप्शन बी। इनकी क्या उदाहरण इसमें? ये भारतीय समाज में परिचित जातीय यानी मिथकों के आधार पर समाजशास्त्री नर्मदेश्वर प्रसाद जो हैं, ये द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक इन्होंने लिखा है। नर्मदेश्वर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब प्रश्न बने हुए पूछे जा चुके हैं। द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक की रचना किसने किया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका नर्मदेश्वर प्रसाद का है। और उम्मीद करता हूँ ये भी आपके प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11। थोड़ा टाइम देखा जाए, टाइम कितना हुआ? टाइम तो 1 घंटा पूरा हो जाने वाला है। थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आप लोगों का प्रश्न पूरा हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फास्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमिका की किस प्रकार की व्याख्या टालकट पार्सन्स ने किया है? निम्नलिखित में से जो है भूमिका की किस प्रकार की व्याख्या टालकट पार्सन्स ने किया है? तो आपका ऑप्शन ए करा निर्धारित भूमिकाएं, ऑप्शन बी अस्वस्थ भूमिकाएं, ऑप्शन सी विषय पूरक भूमिकाएं, ऑप्शन डी पारित भूमिकाएं। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्वस्थ भूमिकाएं, यानी कि जिसको रुग्ण भूमिका भी कहा जाता है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। रुग्ण भूमिका की बात यानी रोगी भूमिका की बातें कौन करता है? टालकट पार्सन महोदय करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों का। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के समान स्वीकारा है? कौन से तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में किसने स्वीकारा है? तो आपका ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी लुई डूमा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन यानी कि जिसे ए आर रेडक्लिफ ब्राउन इनका पूरा नाम है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13। थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि प्रश्न छूटने ना जाए, लेकिन आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए छोड़ जा नहीं सकते। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम का प्रयोग किया गया है?
किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन ए करा भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी करा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स साउथ इंडिया, ऑप्शन सी करा पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ऑप्शन डी करा डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो ये क्या है, संरचनात्मक प्रकारवाद का उपागम प्रयोग किया गया है। किस में किया गया, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स साउथ इंडिया में किया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैं हाईलाइट इसको भी कर दे रहा हूँ, देखिए काफ़ी बड़ा, फिर भी मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, तो संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम की प्रयोग जो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द साउथ इंडिया में कर रखा गया है। ये एम.एन. श्रीनिवास का है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया जो है, आप लोगों ने इसी में इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? क्या प्रश्न कह रहा है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी नाडेल, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी पार्सन्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग प्रश्न नंबर 14 का आंसर फटाफट दीजिए। तो ये आपके टालकट पार्सन्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं, यूपी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यानी पूछा जा चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पार्सन्स महोदय इसके हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 यानी 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका क्लाउड लेवी स्टार्स का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। किस पर आधारित है क्लाउड लेवी स्टार महोदय का अंतःक्रिया संरचनावाद? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर, ऑप्शन बी कह रहा मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, ऑप्शन सी कह रहा मात्र सांख्यिकीय प्रारूप पर, ऑप्शन डी कह रहा मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। तो इसका आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग क्लाउड लेवी स्टार महोदय समझ गए होंगे, क्योंकि ये भी 2014 ये जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है क्लाउड लेवी स्टार महोदय को। आइए देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 16 कह रहा निम्नांकित में किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणा प्रस्तुत किया? कौन कौन सा? ये भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज, ये देखिए इसकी अवधारणा कौन से प्रस्तुत किए हैं। तो इसको आंसर आप लोग गलत करेंगे ही नहीं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी जॉनसन। तो भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की बातें कौन करता है, ये प्रश्न आप लोग फटाफट कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते आप लोग, मुझे पता है। तो ये आर.के. मर्टन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय ये हो जाएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलिए, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है आपके पास। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, अरे आजा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से मालिनोव्स्की किसकी महत्ता पर बल देते हैं? मालिनोव्स्की एक मानव शास्त्री हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। तो किसकी महत्ता पर बल देते हैं? ऑप्शन ए कह रहा मौखिक इतिहास, ऑप्शन बी कह रहा अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी कह रहा निरीवंश विज्ञान, ऑप्शन डी कह रहा आख्यान। तो ये आंसर आप लोग प्रश्न नंबर 17 का दीजिए। तो इसका आंसर बहुत कॉमन सा है, जो है ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है। आप लोग प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर मिला होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ये निरीवंश विज्ञान की बातें जो है कौन कर रहा है, ये आपके मालिनोव्स्की महोदय। ठीक है, ये एक मानव शास्त्री हैं आप लोग, क्योंकि मालिनोव्स्की महोदय निरीवंश विज्ञान की महत्ता पर बल देते हैं ना आप लोग, क्योंकि ये प्रथागत जो व्यवहार है, विश्वास है, जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो लेखा जोखा तैयार करने की जो विद्या है, निरीवंश विज्ञान कहलाती है। उसी के तहत ये इसका अध्ययन करते हैं आपके कौन, ये मालिनोव्स्की महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 18 नोट करते हुए चलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी संरचना जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी संरचनावाद के रूप में जाना जाता है? तो आपका हैबरमास, ऑप्शन बी अल्थूजर, ऑप्शन सी जेफ्री अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी डेहरनडॉर्फ। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का आंसर पूछ रहा है ये। ठीक है, इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो आपके लुई अल्थूजर महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ये लुई अल्थूजर महोदय
ये नोट करते हुए चलिए। देखिए मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मार्क्सवादी संस्तावाद के रूप में लुई अल्थुजर महोदय को जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर आपका 19। ये प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा का किसने जोड़ा है। किसमें? प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ये प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की, ठीक है, अवधारणा को किसने जोड़ा है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी आर के बर्टन महोदय। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 भी, तो इसका आंसर भी आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है। तो आपका मर्टन महोदय हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा। ये प्रश्न जो आपका है ना इतनी बार पूछा जा चुका है, तो मैं अब क्या बताऊं आपको। जैसे ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013 में, यूपी पीजीटी 2016 में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपीजीडी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चर में 2013 में, राजस्थान प्रोफेसर 18 में, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 14 में, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। कितनी बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए हुए चलिए। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 नंबर कह रहा है कि नव प्रकारवाद की व्याख्याओं में संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। अच्छा, नव प्रकारवाद की व्याख्या संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए साम्य, ऑप्शन बी व्यक्त प्रकार, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी विभिन्नीकरण। तो इसका आंसर आप लोग गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत कॉमन सा आंसर ऐसा दे दिया। ऑप्शन सी साम्य इसमें जो है हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ये एकदम अलग टाइप का दिख ही रहा है। नव प्रकारवाद की व्याख्याओं में संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया। तो अस्वीकार की बात ये है आपका हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए, ये अस्वीकार, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न उत्तर नंबर 21 आपका जो कह रहा है 21 नंबर, ये कह रहा है कि मालिनोव्स्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है। जो आपके मालिनोव्स्की महोदय हैं, इनका जो प्रकारवादी उपागम है इसको अस्वीकार करते हुए जो आपके रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं किस पे बल दिए हैं। आपका ऑप्शन ए सामाजिक संबंधों पर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संबंधों पर, ऑप्शन सी संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर, ऑप्शन डी संरचनाबद्ध संबंधों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा फटाफट। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर। आप लोग नोट करते हुए चलिए। मैं तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं तेज़ से करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास ले नहीं पाता है ना हमारे प्रिय छात्राएं, ध्यान दें। तो इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 22 क्या है। संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। क्योंकि प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ छूटने ना पाए आपका। तो ऑप्शन ए कोजर महोदय, ऑप्शन बी डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कॉलिंस, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा। संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोजर महोदय हैं। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये लुई कोजर महोदय हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक लुई कोजर महोदय को माना जाता है, ठीक है। जो इनका प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म एवं संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट के संबंधों को, दोनों सिद्धांतों के जो बातें करते हैं आपके लुई कोजर महोदय करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 आएगा ना इसके बाद। आइए देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, यानी 23 नंबर, समाज व सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को दूसरे भाग अथवा संपूर्णता के किसी पहलू से संबंधित करने में रुचि किन अनेक उपागमों में एक सामान्य तत्व है। प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न तेज कह रहा है, समाज व सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को दूसरे भाग अथवा संपूर्णता के किसी पहलू से संबंधित करने में रुचि किन अनेक उपागमों में एक समान तत्व है। तो आपका ऑप्शन ए करा प्राकारवाद, ऑप्शन बी करा संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन सी करा अंतरक्रियावाद, ऑप्शन डी करा उद्विकासीय सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन
ये हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है डिग्री कॉलेज में ये पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए प्रकारवाद।